Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्ते, मैं हूं किशोर रजवाणी और अब आज की ताजा खबर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। एहतशाम खान बड़ी खबर दे रहे हैं। 3 तलाक के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुना सकती है। 3 तलाक जायज है या नहीं, इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक बेंच अपना फैसला सुना सकती है। इस मामले में कोर्ट ने लगातार 11 से 18 मई तक 6 दिन सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा था कि वो 3 तलाक को जायज नहीं मानती और इसे जारी रखने के पक्ष में भी नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने माना था कि वो सभी काजियों को एडवाइजरी जारी करेगा कि वो 3 तलाक पर न केवल महिलाओं से राय लें बल्कि उसे निकाहनामे में भी शामिल करें। तो आज ये बड़ा फैसला आना मुमकिन है और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था क्योंकि 11 से 18 मई तक 6 दिन सुनवाई हुई थी, जिसके बाद फैसले को सुरक्षित रखा गया था। केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा था कि वो 3 तलाक को जायज नहीं मानती और इसे जारी रखने के पक्ष में भी नहीं है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने माना था कि वो सभी काजियों को एडवाइजरी भी जारी करेगा इस पूरे मुद्दे पर कि वो 3 तलाक पर न केवल महिलाओं की राय ले बल्कि उसे निकाहनामे में भी शामिल करे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की वकील MR शमशाद का कहना है कि मजहबी मामलों से अदालतों को दूर रहना चाहिए। ये जो कानून है ये पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून नहीं है। क्योंकि ये पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून नहीं है तो इसलिए कोर्ट में इसको इसलिए सेटिसाइड कर देना ठीक नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला अच्छा देगी। सुब्रमण्यम स्वामी को आपने सुना जिस तरीके से वो इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं के मूलभूत अधिकारों का हनन है ये। दिल्ली में एक समारोह के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसे ही डोकलाम मुद्दे पर भारत का पक्ष रखा, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा और उन्होंने ये भी साफ किया कि डोकलाम की आड़ में चीन जिस तरह के आरोप भारत पर लगा रहा है वो बेबुनियाद है, क्योंकि भारत हमेशा शांति का समर्थक रहा। और दिल्ली में ITBP के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को 2 टूक कहा कि भारत की नीयत कभी भी किसी दूसरे देश की सीमा में घुसने की नहीं रही। हम कभी न आक्रांता रहे हैं न कभी हम विस्तारवादी रहे। इस मौके पर गृह मंत्री ने पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध बनाने की दिशा में भारत की पहल का हवाला भी दिया। भारत का जहां तक प्रश्न है, हर पड़ोसी देश के साथ हम लोग अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं। गृह मंत्री ने यह भी साफ किया कि भारत डोकलाम मुद्दे का शांतिपूर्ण तरीके से हल निकालना चाहता है और इसके लिए चीन को भी पहल करनी होगी। लेकिन डोकलाम विवाद पर चीन का अड़ियल रुख बरकरार है। आए दिन वो नए पैंतरों के जरिए भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है और इसी कड़ी में चीन की सेना की वेस्टर्न थिएटर कमांड ने अभ्यास के जरिए अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक इस अभ्यास में बख्तरबंद गाड़ियों के अलावा चीन की सेना की 10 टुकड़ियों ने हिस्सा लिया। हालांकि इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि अभ्यास कहां हुआ, लेकिन चीनी सेना की जिन टुकड़ियों ने अभ्यास में हिस्सा लिया उनके जिम्मे तिब्बत के कुछ इलाकों की सुरक्षा है और चीन के कुछ रक्षा जानकार मानते हैं कि इस अभ्यास का मकसद भारत को अपनी ताकत दिखाकर चौंकाना है। और इस तरह की हरकतों के लिए चीन न केवल अपनी सेना का सहारा ले रहा है बल्कि अपने मीडिया का भी भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ ने कुछ दिन पहले एक जोकर वाले वीडियो से डोकलाम मुद्दे को उठाने की कोशिश की थी और अब एक नए वीडियो के जरिए वो भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। May lead to strategic myopia and it could even hurt India's own interests. हालांकि इस वीडियो से एक बात ये भी साफ हुई कि चीन को भारत की ताकत समझ आने लगी है। इसीलिए वीडियो के आखिर में इस बात का जिक्र किया गया कि एशिया चीन और भारत का है और दोनों मिलकर यहाँ रह सकते हैं। After all, there is more than enough room in Asia for the Chinese dragon and the Indian elephant to dance together. डोकलाम मुद्दे पर भारत पहले ही अपना रुख साफ कर चुका है, लेकिन चीन नए नए पैंतरों के जरिए लगातार दबाव बनाने की कोशिश में लगा है। दीपक मिश्र बड़ी खबर दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस पर लापरवाही के गंभीर आरोप लग रहे हैं। आरोप के मुताबिक दिल्ली के अंबेडकर नगर पुलिस स्टेशन में अनिल नाम के शख्स की हत्या कर दी गई। अनिल की पत्नी के मुताबिक अनिल घर से बाहर मेहमानों को छोड़ने आया था, लेकिन वहां किसी बात को लेकर उसकी एक शख्स से कहासुनी हो गई, जिसके बाद अनिल की पत्नी ने पीसीआर को कॉल किया, जिसके बाद पीसीआर वैन मौके पर पहुंची। पुलिसकर्मी जो उसमें मौजूद थे वो अनिल और अनजान शख्स को लेकर अंबेडकर नगर पुलिस स्टेशन चले गए।
अनिल की पत्नी का आरोप है कि थाने में पुलिस वालों की मौजूदगी में आरोपी ने अनिल पर धारदार चीज से हमला कर दिया, जिससे उसकी थाने के अंदर ही मौत हो गई। हालांकि दिल्ली पुलिस इन आरोपों से इनकार कर रही है। पुलिस के मुताबिक दोनों का झगड़ा थाने के बाहर हुआ था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। दीपक हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या जानकारी साफ हो पाया कि इसकी हत्या कहां पर हुई? देखिए, जितना तक अभी तक साफ हो पाया है उसमें यही निकल के आया है कि थाने के अंदर ही ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि जो थाने के ठीक बाहर जो गेट से अंदर का जो एरिया है उसी इलाके में झगड़ा हुआ था। वहीं पर पुलिसकर्मी खड़े थे और वहीं पर आरोपी और दोनों युवकों के बीच में झगड़ा चल रहा था, वहीं पर चल रहा था। बहस इतनी तेज हो गई थी कि पुलिसकर्मी सब सुनाई दे रहा था पुलिस वालों को, जितने भी वहां पर थे। रात का समय था और अचानक उसने तेज धारदार हथियार निकाला है और उसके ऊपर वार किए हैं। हालांकि पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे, अगर समय रहते उन्होंने ये चीजें भांप ली होती, छुड़ा लिया होता तो शायद उस शख्स की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन उसके बाद पुलिस ने बाकायदा ये सुनने में आ रहा है कि पुलिस तुरंत ही उसको अस्पताल लेकर भागी है, क्योंकि ये आरोप ना लग जाए पुलिस के ऊपर कि थाने के अंदर ये सब कुछ हुआ है। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। शुक्रिया दीपक। और इस पूरे मामले में परिवार वालों का क्या कहना है वो भी सुन लेते हैं। मेरे आदमी को सरिया दिखा के मारने लग गया, फिर ये मेरे हाथ में चोट लग गई, मैंने ऐसे कर लिया, सरिया बचा लिया। दिल्ली के उन प्राइवेट स्कूलों की मुश्किल बढ़ सकती है जिन पर मनमानी फीस वसूलने का आरोप है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने 449 प्राइवेट स्कूलों को अपने अधीन करने का प्रस्ताव उपराज्यपाल के सामने रखा था, जिस प्रस्ताव को दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मंजूरी दे दी है। अब दिल्ली सरकार इन स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी करेगी। 14 दिन के अंदर बढ़ी हुई फीस लौटाने का आदेश दिया जाएगा। अगर स्कूल फिर भी नहीं माने तो दिल्ली सरकार उन प्राइवेट स्कूलों को अपने अधीन कर लेगी। हालांकि सरकार के कड़े रुख को देखते हुए अभी तक 17 स्कूल बढ़ी हुई फीस लौटा चुके हैं। कल से ही इन 449 स्कूल्स को शो कॉज नोटिस इशू हो जाएंगे। स्कूलों को 2 हफ्ते का समय दिया जाएगा कि इन 2 हफ्ते में उन्हें जो उन्होंने एक्स्ट्रा फीस ली है, जो नाजायज तरीके से फीस ली है, उसको उन्हें पेरेंट्स को वापस करना है। हालांकि दिल्ली प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष आरसी जैन ने कहा कि सरकार के आदेश मानते हुए सभी स्कूलों ने फीस लौटाना शुरू कर दिया है, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि इस मुद्दे पर सरकार ने उनका पक्ष सुना ही नहीं। सभी स्कूलों ने हाई कोर्ट के आदेश को मानते हुए फीस वापसी शुरू कर दी है। हमने डायरेक्टरेट में भी बात रखी कि हमारा बात सुन लिया जाए, हमने हाई कोर्ट में भी बात रखी कि हमारा पक्ष सुन लिया जाए, पर हमारा पक्ष कहीं नहीं सुना जा रहा। और विवेक गुप्ता बड़ी खबर दे रहे हैं। 1993 में हुए मुंबई बम धमाके के दोषियों की आज सजा की तारीख तय होगी। इस मामले में 16 जून को मकोका कोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए अबू सलीम, मुस्तफा दोसा, करीमुल्ला खान, फिरोज अब्दुल रशीद खान, रियाज सिद्दीकी और ताहिर मर्चेंट को दोषी करार दिया था। बता दें कि मुंबई में 12 मार्च 1993 को कुछ ही घंटों में कई धमाके हुए थे, जिसमें 257 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 713 लोग घायल हुए थे। इसके अलावा सीरियल बम ब्लास्ट की वजह से 27 करोड़ रुपए की संपत्ति भी नष्ट हो गई थी। शिवसेना के मुखपत्र सामना में एक संपादकीय छपते ही वंदे मातरम पर नई बहस शुरू हो गई। ये संपादकीय उद्धव ठाकरे ने लिखा, जिसमें उन्होंने वंदे मातरम नहीं गाने वालों का वोट देने का अधिकार छीनने की वकालत की। इसीलिए उद्धव ठाकरे के बयान से नई सियासी बहस शुरू हो गई। उद्धव ठाकरे ने इस संपादकीय में लिखा कि वंदे मातरम के बारे में सख्त कानून बनाओ, ऐसा हमें कहना पड़ रहा है, ये भी एक दुर्भाग्य है। यदि हिंदुत्व का प्रचार अपराध है तो फिर वंदे मातरम का विरोध भी उसी स्तर का है। इतना ही नहीं, उससे भी अधिक गंभीर अपराध है। छीन लो उनका मताधिकार, बोलो, दिखाते हो ये हिम्मत। यही बात शिवसेना के नेताओं ने भी दोहराई। सब लोग वंदे मातरम गाने के लिए खड़े होते हैं और कुछ लोग बैठते हैं, तो ऐसे सभी लोगों का वोटिंग राइट छीनना चाहिए। बीजेपी ने भी वंदे मातरम न गाने वालों की देशभक्ति पर सवाल खड़ा कर दिया। उस गीत को गाने अगर किसी को अगर संकोच लगता है, किसी को शर्म लगती है, मुझे लगता है कि शायद उनकी देशभक्ति में कहीं न कहीं कुछ कमी है। लेकिन एमआईएम और समाजवादी पार्टी ने दावा किया कि वोट डालने का अधिकार उन्हें संविधान ने दिया है, उद्धव ठाकरे ने नहीं। वोट का अधिकार छीनने वाले बयान को लेकर वंदे मातरम पर सियासी बहस का नया दौर शुरू हो गया है। मुंबई से सटे कल्याण रेलवे स्टेशन पर एक लड़की के साथ छेड़छाड़ करना आरोपी को भारी पड़ गया। दरअसल लड़की स्टेशन की टिकट खिड़की पर खड़ी थी, उसके पीछे खड़ा लड़का बार बार उसे छूने की कोशिश कर रहा था। छेड़छाड़ से परेशान होकर लड़की ने आरोपी को पीटना शुरू कर दिया और उसके बाद कॉलर पकड़कर घसीटते हुए पुलिस स्टेशन ले गई। इस दौरान टिकट लेने के लिए लाइन में खड़े लोग तमाशबीन बने रहे।
दिल्ली में मालेगांव धमाकों के आरोपी कर्नल पुरोहित की पत्नी मीडिया कर्मियों से घिरी हुई नजर आई और मीडिया से बात करते हुए वो भावुक हो गई, क्योंकि मालेगांव धमाके के आरोप में 9 साल जेल में रहने के बाद कर्नल पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। और इसीलिए कोर्ट का फैसला आते ही जहां करीबियों ने अपर्णा पुरोहित को शुभकामना दी, वहीं मीडिया ने भी उनसे बात की। वो अभी घर आएंगे और फैमिली के साथ रहेंगे, तो वही काफी था। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल पुरोहित का पासपोर्ट जब्त करने के साथ ताकीद की कि वो अपना शहर छोड़ते हुए पुलिस को खबर देंगे। इसके अलावा अगर सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई तो जमानत रद्द कर दी जाएगी। 1 lakh surety and the other normal conditions. So he's got bail. 29 सितंबर 2008 को नासिक के मालेगांव में हुए धमाके में 6 लोग मारे गए थे। एटीएस ने अपनी चार्जशीट में प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित और स्वामी दयानंद पांडे को मुख्य साजिशकर्ता माना था। हालांकि इस मामले में एनआईए प्रज्ञा ठाकुर को क्लीन चिट दे चुकी है, लेकिन एनआईए ने कर्नल पुरोहित की जमानत का विरोध किया। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने कर्नल पुरोहित की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन कर्नल पुरोहित को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनको सिर्फ इसलिए जेल में नहीं रखा जा सकता क्योंकि एक खास संप्रदाय के लोगों की भावना उनके खिलाफ है। कोर्ट ने माना कि मालेगांव धमाके की एटीएस और एनआईए की चार्जशीट में विरोधाभास है। कर्नल पुरोहित सेना की तरफ से जासूसी कर रहे थे, जो रक्षा मंत्रालय और सेना की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के दस्तावेज से साबित होता है, और रिकॉर्ड बताते हैं कि कर्नल पुरोहित ने अपनी गतिविधियों की जानकारी अपने अफसरों को दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कर्नल पुरोहित मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहे थे, लेकिन एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए सिविल मामले में सेना की भूमिका पर सवाल खड़े किए कि मिलिट्री इंटेलिजेंस की कोई अख्तियार नहीं है कि हिंदुस्तान के हम अंदरूनी मामलात में इन्वेस्टिगेशन करें। ये जो एटीएस की चार्जशीट तैयार की गई थी वो हेमंत करकरे की तरफ तैयार की गई थी। दूसरी ओर सूत्रों के मुताबिक सेना कर्नल पुरोहित की ड्यूटी बहाल करके उन्हें नई यूनिट से जोड़ेगी। 9 साल बाद कर्नल पुरोहित की जमानत पर सियासी हंगामा भी खूब मचा, और एक और जहां बीजेपी और सहयोगी दलों ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, तो वहीं दूसरी ओर इन गतिविधियों पर विरोधियों ने सवाल उठाए। और इसीलिए कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि इसकी उम्मीद थी, क्योंकि मौजूदा बीजेपी सरकार सभी बम धमाकों के मामले में आरएसएस से जुड़े आरोपियों को बचाने में लगी। दूसरी ओर सरकार ने कोर्ट के फैसले में दखलंदाजी से इनकार किया। अब ऐसे न्यायालयीन निर्णयों के मामले में कोई सवाल उठाना लोकतंत्र के लिए बड़ा घातक साबित होगा। केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर ने विपक्ष के भगवा आतंकवाद जैसे आरोप को भी बेबुनियाद करार दिया। लेकिन कांग्रेस मालेगांव धमाके में आरएसएस से जुड़े लोगों के शामिल होने का आरोप लगा चुकी है। इसीलिए जहां कांग्रेस ने कर्नल पुरोहित की जमानत पर सरकार को घेरने की कोशिश की, वहीं आरएसएस ने कांग्रेस पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने देशभक्तों को बदनाम करने की कोशिश की थी। कांग्रेस सरकार ने अनैतिक रूप से भगवा हिंदू आतंकवाद का पाप और अपराध किया। दूसरी ओर बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया। वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति के कारण वो किसी भी कद तक गिर सकते हैं, जबकि कांग्रेस ने सीधे तौर पर कोर्ट के फैसले पर कुछ नहीं कहते हुए जांच एजेंसी की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। साध्वी प्रज्ञा, उनको तो पहले से ही भारत सरकार क्लीन चिट दे चुकी। मामले की निष्पक्षता पर प्रश्न जरूर उठता है। बीजेपी और सहयोगी पार्टियां जहां हिंदू आतंकवाद के मुद्दे पर कांग्रेस को घेर रही हैं, वहीं कांग्रेस और लेफ्ट कर्नल पुरोहित की जमानत को लेकर जांच एजेंसी पर उंगली उठा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के लाहौरी गेट इलाके में मिठाई की दुकान के अंदर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की शनाख्त याहिया खान के तौर पर हुई। पुलिस ने हत्या के आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक मृतक और आरोपी दोनों दोस्त थे। मृतक याहिया खान को शक था कि उसकी पत्नी के आरोपी उद्यन से अवैध संबंध है। इसको लेकर पहले भी दोनों में कई बार झगड़ा हो चुका था। इसी मसले को सुलझाने के लिए दोनों पक्ष मिठाई की दुकान में मिलने पहुंचे थे, जहां दोनों के बीच बहस हो गई। इस दौरान मृतक याहिया ने अपना पिस्तौल आरोपी उद्यन पर तान दिया, लेकिन उद्यन ने पिस्तौल छीनकर याहिया को ही गोली मार दी और फरार हो गया। आरोपी पैदल ही गलियों से होता हुआ कमला मार्केट की तरफ भाग गया, लेकिन पेट्रोलिंग में तैनात पुलिसकर्मियों ने उसे दबोच लिया। सीरिया के होम्स में सेना ने मिसाइल दागकर आईएसआईएस के कई ठिकाने तबाह कर दिए। रेगिस्तानी इलाके में आईएसआईएस के आतंकियों ने इन्हें सुरंग खोदकर बनाया था, लेकिन जमीन के नीचे बने होने के बावजूद ये ठिकाने सेना के हमले से नहीं बच सके, क्योंकि इन ठिकानों को तबाह करने के लिए ऐसी मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया जो जमीन के नीचे भी कारगर साबित हुई। इन मिसाइलों ने सुरंग में बनी आतंकियों की पनाहगाह को उनकी कब्र में बदल दिया। मिसाइल के अलावा सेना ने तोप से भी गोले दागे और एक एक कर आतंकियों के कई ठिकानों को निशाना बनाया। जिस भी इलाके में ये गोले गिरे,
वहां पहले जोर का धमाका हुआ, फिर पूरा इलाका धुएं से भर गया। सेना का दावा है कि होम्स के शहरी इलाके को पूरी तरह से खाली करा लिया गया। हालांकि रेगिस्तानी इलाके में अब भी बहुत सी सुरंग बची हैं जिन पर ISIS के आतंकी डटे हुए हैं। वहीं होम्स से 350 किलोमीटर दूर देर जोर में रूसी सेना ने हवाई हमले किए, जबकि हमा प्रांत में भी सेना ने हवाई हमले कर आतंकियों के गाड़ियों के परखचे उड़ा दी, जिनमें बहुत से आतंकी मारे गए। रूसी सेना ने इस हमले का बाकायदा वीडियो जारी किया। रूसी सेना ने एक दौड़ती हुई गाड़ी पर सटीक निशाना लगाया और पल भर में ही वो धमाके के साथ धुएं में बदल गई। रूसी सेना ने ऐसे कई हमले किए जिनमें ISIS की बहुत सी गाड़ियां तबाह हो गईं। सेना के एक दल ने देर जोर में भी मोर्चा संभाल रखा है। यहाँ भी हमा की तरह आसमान से बम बरसाया गया। दोनों हमलों में ISIS के 40 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर है। अलीशा नायर बड़ी खबर दे रही। देश भर के सरकारी बैंकों से जुड़े करीब 10 लाख कर्मचारी हड़ताल पर हैं। बैंक कर्मचारियों से जुड़े करीब 9 यूनियन ने देशव्यापी हड़ताल बुलाया। सरकारी बैंकों के विलय और निजीकरण के सरकार के कदमों के खिलाफ बैंक कर्मी हड़ताल के जरिए विरोध जता रहे हैं। हफ्ते का दूसरा कामकाजी दिन होने के बावजूद बैंकों में कामकाज नहीं हो सकेगा। और हड़ताल का जो मुख्य मुद्दा है, जो विरोध है, वो सरकार की जो नीति है, एक तो निजीकरण की और एक मर्जर की, उसके विरोध में ये हड़ताल है। तो यूपी में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी सरकार की सख्ती के दावों के बीच आगरा में बदमाशों के हौसले बुलंद है। यहाँ बदसलूकी और छेड़खानी से परेशान होकर एक महिला अपनी 2 बेटियों के साथ जिलाधिकारी के दफ्तर में धरने पर बैठ गई। धरने पर बैठी पीड़ित मां और उसकी बेटियां जिला प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगा रही हैं। पीड़ितों का आरोप है कि रकाबगंज इलाके का रहने वाला लाखन नाम का बदमाश अपने साथियों के साथ अक्सर उनके साथ छेड़छाड़ करता है और घर छोड़ने का दबाव भी उन पर बनाता है। आरोप है कि इस मामले में पुलिस से कई बार शिकायत की गई, लेकिन पुलिस से कार्रवाई नहीं होता देख आरोपियों के हौसले बुलंद है। मुझे तंग करते हैं, उन्होंने मुझे बस्ती से भी बाहर कर दिया, लेकिन मेरी बेटियों को चैन नहीं लगने दे रहा, वो बहुत परेशान रख रहा है। बिहार के समस्तीपुर में 2 लोग एक घर के ऊपर खड़े होकर हाथ हिलाते नजर आए। बिहार में आई भीषण बाढ़ में समस्तीपुर का यह गांव डूब गया और लोग जान बचाने के लिए मकान छोड़कर भागने लगे। और जो नहीं भाग पाए वो अपने कच्चे घर के ऊपर जाकर खड़े हो गए। ये तस्वीर समस्तीपुर जिले के एक गांव की है, जहां 2 लोग हाथ हिलाकर जान बचाने की गुहार लगा रहे थे। भीषण बाढ़ की चपेट में गांव डूबा तो लोग पानी के रास्ते ही भाग निकले। चौकी के सहारे भी एक आदमी अपनी जान बचाता दिखा। यहाँ पर बहुत बुरी समस्या है, लोगों को जो है अभी तक कोई सरकारी सहायता नहीं मिल पाया है। बिहार के खगड़िया में JDU के कार्यकर्ता पानी में फंसे बाढ़ पीड़ितों को खाने पीने का सामान बांटने पहुंचे। बिहार में इस साल आई भीषण बाढ़ ने तबाही मचा दी है और यहाँ बाढ़ प्रभावित ज्यादातर इलाकों में अब तक पानी का स्तर कम नहीं हुआ है। ऐसे में पूर्वी चंपारण जिले के गांव में फंसा एक आदमी ड्रम की नाव बनाकर बाहर निकलने लगा। पूर्वी चंपारण का इलाका 10 दिन से पानी से घिरा है। वहीं मुजफ्फरपुर जिले के कई गांव भी बाढ़ में डूब गए। लिहाजा हालात का जायजा लेने पहुंचे सरकारी कर्मचारियों का गांव वालों ने घेराव किया। बिहार के पूर्णिया में बाढ़ का पानी थोड़ा कम हुआ है। यहाँ बच्चों ने राहत शिविरों में ही पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी। कटिहार जिले के राहत शिविरों में रह रहे परिवारों ने बच्चों को दूध नहीं मिलने का आरोप लगाया। बिहार में बाढ़ की वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विपक्ष के निशाने पर हैं। बाढ़ का जायजा लेने पूर्णिया पहुंचे जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने सरकार पर हमला बोलते हुए बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की। साथ ही पप्पू यादव ने नीतीश कुमार समेत सरकार के तमाम बड़े नेताओं को बाढ़ का जिम्मेदार ठहराया। पॉलिटिकल आपदा है ये, पॉलिटिकल आपदा, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। हम लूटते हैं पैसे बांध के। पप्पू यादव यहीं नहीं रुके और नेताओं पर उनका हमला जारी रहा। लालू, रामविलास, नीतीश, सुशील, शरद 1 महीना बिना लेटरिन बाथरूम के रूम में रह करके गुजारिए, तब आपको बाढ़ और गरीबी का पता चलेगा। विपक्ष के हमलों से बेपरवाह सरकार ने बाढ़ पीड़ितों तक पूरी मदद पहुंचाने का दावा किया। लेकिन बिहार में आई भीषण बाढ़ में मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक बिहार में बाढ़ से मरने वालों की तादाद बढ़कर 253 तक पहुंच गई है। सबसे ज्यादा अररिया जिले में 57 लोगों की मौत हुई। बिहार में 18 जिलों के 1 करोड़ 26 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, जबकि 1358 राहत शिविरों में 4,21,000 लोग शरण लिए हुए हैं। मौसम विभाग ने यहां मंगलवार को बारिश की संभावना भी जताई। आज की ताजा खबर में इतना ही। 3 तलाक जायज है या नहीं, इस पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगी।
हटे और वो आतंक को पनाह दे, ऐसा अब नहीं होगा। सरकारी बैंकों के 10 लाख कर्मचारी बैंकों के निजीकरण और विलय के विरोध में आज हड़ताल पर रहेंगे। तमिलनाडु में एआईएडीएमके के दोनों धड़ों के विलय पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी और पूरा सहयोग करने का भरोसा दिया। मोदी मंत्रिमंडल विस्तार के अटकलों के बीच जेडीयू और एआईएडीएमके से एक सांसद को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने की संभावना। अमेरिका में 100 साल बाद पड़े पहले पूर्ण सूर्य ग्रहण का नजारा लाखों लोगों ने देखा, जिसके लिए नासा ने खास इंतजाम किए थे। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने डोकलाम विवाद पर चुप्पी तोड़ते हुए चीन को 2 टूक संदेश दिया कि भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने में सक्षम है। 15 अगस्त को लद्दाख में सैनिकों के बीच हुई झड़प के लिए चीन ने भारत को जिम्मेदार ठहराया। इंफोसिस में मची उठापटक के बीच कंपनी के प्रबंधन ने निवेशकों में भरोसा जगाने के लिए एक टीम बनाई। मालेगांव धमाके के आरोपी कर्नल लेफ्टिनेंट श्रीकांत पुरोहित जमानत मिलने के बाद आज जेल से रिहा हो सकते हैं। महाराष्ट्र के मीरा भाईंदर महानगर पालिका के चुनाव में बीजेपी ने 95 में रिकॉर्ड तोड़ 61 सीटें जीत ली, जबकि एनसीपी का खाता भी नहीं खुला। पासपोर्ट बनवाने के लिए पुलिस थानों के चक्कर नहीं लगाने होंगे, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन जल्द ही ऑनलाइन होने जा रहा है। पूर्वी और उत्तर पूर्व भारत में बाढ़ के कहर के बीच बिहार में 253 तो पश्चिम बंगाल में 152 लोगों की मौत। स्पेन पुलिस ने बार्सिलोना हमले में शामिल संदिग्ध वैन ड्राइवर यूनुस को ढेर कर दिया। बिहार में सृजन घोटाले के आरोपी महेश मंडल की मौत के बाद विपक्ष ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमले तेज कर दिए। सीबीआई के ऊपर हम लोगों को भरोसा नहीं है। अब नेता कमल हासन के खिलाफ चेन्नई की कोर्ट में मानहानि की शिकायत दर्ज कराई गई। गूगल ने मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड का नया वर्जन ओरियो न्यूयॉर्क में लॉन्च कर दिया। देश में जीएसटी लागू होने के बाद पहले महीने में सरकार को 42,000 करोड़ का राजस्व मिला है।